वेलकम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग हमारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। आर्टिकल 324 हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला इलेक्शन कमीशन से रिगार्डिंग बहुत ही कॉमन आर्टिकल है। नेक्स्ट हमारे आ जाता है आर्टिकल 325, लेकिन ये इतना ज्यादा एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है। हमारे जो दो ग्रुप के अंदर आपको आर्टिकल्स याद रखने होंगे वो होंगे भाई पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके रिगार्डिंग हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस जब हमारे पूछना शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, तो प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, उनका कौन से नंबर के वो इलेक्शन कमिश्नर हैं और हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। तो फर्स्ट हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन वॉज आवर फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये आपको चीज याद रखनी होगी। मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए हमारी जब से इलेक्शन कमीशन बनी है 1950 से लेकर के 1989 तक, तब हमारे केवल और केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। बाद में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना शुरू किया इलेक्शन के रिगार्डिंग, तब हमने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने जो हमारी वोटिंग एज थी 21 ईयर्स से रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी थी। फिर हमने सोचा कि चलो भाई वर्कलोड कम करने के लिए हम 2 मेंबर्स और अपॉइंट कर देते हैं, तो टोटल हमारे मेंबर्स हो गए थे 3। 1990s के अंदर फिर हमने वापस से इसे रिड्यूस करके 1 कर दिया और फिर 1993 के अंदर हमने वापस से टोटल 3 ही कर दिए इलेक्शन कमिश्नर्स, जो कि आज की डेट में भी एप्लीकेबल हैं। आज की डेट में हमारे 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। अब उनमें से एक होते हैं हमारे चीफ और बाकी के 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब देखिए हमारे को एक चीज याद रखनी होगी, एक हमारे को पैरेलल ड्रॉ करना है हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस और इलेक्शन कमिश्नर्स के बीच में। तो जो इनकी सैलरी है, जो इनका इंपीचमेंट का प्रोसेस होता है, वो का वही इंपीचमेंट प्रोसेस, सैलरी वगैरह सब कुछ इनकी सिमिलर चलती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ में। अब इनका टेन्योर कितना होता है, तो देखिए टेन्योर जो होता है वो 6 ईयर्स का होता है या फिर टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो दोनों में से जो भी जल्दी आ जाता है वो ही एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब मान लीजिए 63 ईयर्स की एज में अपॉइंटमेंट हुआ है तो 2 साल बाद इनका टेन्योर एंड हो जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए इनका एक तो इंपीचमेंट भी हो सकता है, सिंस सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी इंपीचमेंट होता है, ये रिजाइन भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें तो आई जाती हैं। अब अगर कभी भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के अदर मेंबर्स के अंदर, तो मेजोरिटी रूल चलता है। इसके अंदर आर्बिट्ररी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ बोल दिया वो एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अंदर सिंपल एंड सिंपल ये चलता है कि भाई मेजोरिटी रूल चलेगा, ठीक है। तो चलिए मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन के। तो देखिए अगर हमारी गवर्नमेंट का काफी ज्यादा इंटरफेरेंस होगा हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, तो कहीं से भी फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। इंडिया का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो वर्ल्ड के अंदर सेलिब्रेटेड इलेक्शन प्रोसेस है, हमारा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है कि भाई यहाँ पे फेयर इलेक्शंस होते हैं। तो जब ऐसी बात है तब हमारे को हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसको हमारे को फ्रीडम देना होगा कि भाई यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ ना हो। हम इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्रोविजंस हैं वो हमारे आर्टिकल 324 के अंदर गिवन है। अब देखिए इलेक्शन कमिश्नर को कुछ हमने सिक्योरिटी दी है टेन्योर की, कि भाई एक बार आपका अपॉइंटमेंट हो गया तो आपका रिमूवल जो होगा वो इंपीचमेंट के बेसिस पे ही होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। अब देखिए बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन लाया जाएगा और इनकैपेसिटी और प्रूवन मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे ही हो सकता है। अब हमारे को एक और चीज याद रखनी होगी कि जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसी तरह से इनका जो इंपीचमेंट होगा वो भी किसके द्वारा होगा, कि भाई प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। रिमूवल जो होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा, ऑल्दो उसके अंदर बोथ द हाउसेस पार्ट करते हैं, ठीक है, टेक पार्ट करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनकी कभी भी सैलरी टेन्योर के बीच में, तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी इनके टेन्योर के बीच में कभी भी रिड्यूस नहीं की जा सकती है। इंक्रीज आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप रिड्यूस कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब इनके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, चाहे इनकी क्वालिफिकेशन मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर की या फिर एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। ये पावर किसको दी गई है, तो ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट इसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी बार नहीं है कि भाई एक बार इनका 6 इयर्स का टेन्योर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में इनको कोई दूसरी पोस्ट वगैरह नहीं मिल सकती। तो इनको दूसरी पोस्ट वगैरह भी दी जा सकती है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमूवल की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं जिनके ऊपर जो भी हमारे लोग बाग अपॉइंटेड होते हैं उनका इम्पीचमेंट ही होता है। तो इम्पीचमेंट के केवल और केवल दो ग्राउंड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ग्राउंड वो क्या होंगे, तो वो होता है एक तो प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा होता है इनकैपेसिटी। अब यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। तो देखिए प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग एक ही ग्राउंड होता है, वो क्या होता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पे क्या हो गया, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो ये जितनी भी पोस्ट आपके मेंशन्ड है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी ऑफ इंडिया, तो इनके रिगार्डिंग हमारे दो ग्राउंड और प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग केवल और केवल एक ही ग्राउंड है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों, तो देखिए प्रेसिडेंट के केस के अंदर आर्टिकल 361 उनको क्रिमिनल केसेस वगैरह के अंदर क्या देता है, इम्यूनिटी देता है, सिविल केसेस के अंदर भी इम्यूनिटी देता है। तो वो चीज हमारे को उससे लिंक करके याद रखनी होगी। अब जब स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो होते हैं 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन जब हम बात करें कि भाई कुछ कोरम भी तो होना चाहिए ना हाउस के फंक्शन के लिए, तो कितना होना चाहिए, तो 50% और मोर देन 50% ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ। मतलब मान लीजिए कि अगर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए तो प्रेजेंट एंड वोटिंग की, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने होने चाहिए मिनिमम, हाउस की स्ट्रेंथ 50%, इतने तो होने ही चाहिए। अब देखिए जब हमने ये सारी चीजें समझ ली तब हमारे को एक और चीज के ऊपर ध्यान देना होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन वगैरह के रिगार्डिंग। तो देखिए प्रेसिडेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह को अपॉइंट कर दिया। अब रीजनल जो इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, तो इसका जवाब है वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, तो वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे ही अपॉइंट किए जाते हैं। रिकमेंडेशन एंड कंसल्टेशन यहाँ पे वर्ड यूज होता है। अब इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो प्रेसिडेंट डिटरमिन करते हैं। तो जो 6 साल का टेन्योर है, ठीक है, अब अगर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि ये कहां मेंशन्ड है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिफाइंड है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए ये है इस लेक्चर का एंड। यहाँ पे मैंने आपको काफी सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिख सकते हैं, हम उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी देंगे। इसका हम एक और पार्ट और आगे के और पार्ट लेके आएंगे जहां पे मैं आपके साथ और इंपॉर्टेंट चीजें इलेक्शन कमीशंस के रिगार्डिंग डिस्कस करता रहूंगा। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और वेरियस अदर वीडियो सीरीज जैसे कि पास्ट ईयर पेपर्स हो गए, आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए जैसे मैथ्स के रिगार्डिंग डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, तो आप वहां से जाकर के उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है एंड इस वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।